तो देखो हमें क्या करना है, हम लोगों को जो साइंस का मॉडल पेपर है हमें 3 चरणों में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग आज केमिस्ट्री देखा है, फिर कल फिजिक्स और बायोलॉजी हो गया। मतलब हमारा जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड में जारी हुआ है उसे देखने के बाद देखिए इसे हल करके देखते हैं। पहले अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है जिंक रिएक्शन करता है आपका CuSO4 से और बना रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर। ये अब ये किस प्रकार में है आप बता रहे हैं, यहाँ पर संयोजन हो रहा है या विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन या फिर वियोजन। यहाँ पर देखिए वो जिंक से क्या कर रहा है, जिंक से क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक कॉपर को हटाया दे रहा है, उसकी जगह कम रहा है, कॉपर को हटाया दे रहा है, खुद लग जा रहा है हमारा, उसे हटाया दे रहा है, खुद लग जा रहा है। यहाँ पर ये कौन सा हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अगला विकल्प देखते हैं, अगला विकल्प क्या है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बेकिंग सोडा, दावा सोडा, विरंजक चूर्ण या प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम लोग प्रयोग करते हैं विरंजक चूर्ण का, जल की कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं विरंजक चूर्ण का। ठीक, इसके बाद ऑप्शन नंबर आपका तीसरा विकल्प क्या है, निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह उपस्थित है। OH को हम लोग जानते हैं अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है, यानी अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह देखते हैं इसमें। तो हम लोग तो पहले में ओन लगा है, ओन का मतलब क्या है, कीटोन ग्रुप का CO है, इसमें तो है नहीं, ब्यूटेनॉल ऑल आया है, हाई पीएच में OH उपस्थित होता है वहां पर ऑल आपको सब ऑल शब्द जुड़ता है, तो हमारा ये दूसरा नंबर राइट हो जाएगा, धीरे-धीरे बताइए और जैसा राइट हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6वां है, पूछना रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ-साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ-साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी एक पदार्थ आपका उपचयित होगा, दूसरा अपचयित होगा। एग्जांपल दूसरे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कॉपर 2 आयन प्लस जिंक रिएक्शन करेंगे, ये जिंक ऊपर प्लस 2 आयन आ जाएगा और इधर बन जाएगा कॉपर, ये इसी तरह बन जाएगा। ये आपका एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल से पूछा है, ये एग्जांपल हो गया। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण और जिंक का उपचयन, ये हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बेकिंग सोडा बनाने की विधि का उपयोग। तो बेकिंग सोडा बनाने की हमारी विधि क्या है, हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को क्रिया कराते हैं इससे CO2 से और किससे क्रिया कराते हैं, देखिए और कराते हैं जल से, सोडियम कार्बोनेट क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से और जल कराने पर ये हमारा किससे निर्माण होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा NaHCO3। अभी संतुलित नहीं है, 2Na2 लगा देते हैं, ये हमारा बन गया हमारा बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा बनाने की विधि है, यानी आपको वहां पर क्या लिखना होगा, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। और इसका आपका उदाहरण देखेगा, ये एग्जांपल हो गई, रिएक्शन हो गई आपकी। ठीक, रिएक्शन के बाद उपयोग बताते हैं, उपयोग बहुत होते हैं, 2-3 उपयोग लिखते हैं। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 2-3 उपयोग लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। तो एक तो है हमारे पेट की जो अम्लता है उसे दूर करने के लिए, पेट की जो अम्लता होती है यानी एसिडिटी जिसमें हो जाती है उसे दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, दूसरा प्रयोग किया जाता है इसे कच्चे दूध के फटने से रोकने के लिए, यानी ऐसा नहीं कि आप बेकिंग सोडा डालेंगे तो कच्चा दूध फटेगा, दूध तो फटेगा पर उसका टाइम बढ़ जाएगा, यानी कच्चे दूध को फटने से बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 2 विकल्प हो गए आपके, और देख लेते हैं एक तीसरा उपयोग देख ले रहे हैं। तीसरा उपयोग क्या होता है, प्रयोगशाला में विकल्प रूप में, या सदा बात पूछना अधिकतर में होता है कि प्रयोगशाला में विकल्प रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा आधुनिक आवर्त नियम क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो देखिए आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक तथा तत्वों के, यहाँ पर लिखे दे रहा है तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म, तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म
परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। ये हमारा आधुनिक आवर्त नियम है। यहाँ पर आगे लिख देंगे आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बस आपको ये सेम जो शब्द लिखे इसी जगह रखना है, कोई दूसरी जगह नहीं रखना है। ठीक, ये हमारा हो गया। और क्या पूछ रहा है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन हो सकता है। यानी आवर्त सारणी आप लोगों ने देखी होगी, कुछ ऐसी बनी रहती है। तो आपको आवर्त सारणी में क्या करना है, बाएं से दाएं जा रहे हैं, यानी ये इस साइड से आप लोग इस साइड जा रहे हैं। तो परमाणु त्रिज्या यानी परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप जैसे ही किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे, परमाणु त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, घटती है। परमाणु त्रिज्या हमारी घटती है। परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं, परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक, ऊपर से अगर नीचे जा रहे हैं, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न का आईयूपीएसी नाम बताइए। प्रश्न नंबर 7 का निम्न का आईयूपीएसी नाम बताइए। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग था नंबरिंग करना, क्योंकि जैसे ये मुख्य चेन और साइड चेन ग्रुप में आ जाता है, आपको नंबरिंग करना पड़ता है। तो नंबरिंग उधर से करते हैं जहां से आपको क्रियात्मक कार्बन या क्रियात्मक समूह पास पड़े, या फिर क्रियात्मक समूह में जो कार्बन है उसे पहला कार्बन मानते हुए चलना है। तो हमारा ये कार्बन यहाँ देखिए, हमें ये पता C+OH है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप लास्ट में OH एसिड लगाते हैं, तो हमारी गिनती यही स्टार्ट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 कार्बन। आप ऊपर जाएंगे तब भी 5 होंगे, नीचे आएंगे तब भी 5 होंगे। तो हम सिंपल से ले लीजिए 5 कार्बन है हमारे पास। ठीक, सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है जो आपके साइड चेन होते हैं, जो आपके साइड चेन होते हैं पहले उनका नाम लिखा जाता है। ठीक है, हमारे पास साइड चेन ग्रुप में कौन है, ये CH3 दोनों बार CH3 है। कहां है, तो कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। 4 नंबर पे देखो 2 बार है, एक ये है एक ये, इसलिए 2 बार होंगे। 4 2 बार दिखाने के लिए केमिस्ट्री में हम लोग क्या लिखते हैं, डाई। कोई भी चीज केमिस्ट्री 2 बार है उसे डाई लिखते हैं। CH3 को हम लोग पढ़ते हैं मेथिल। CH3 को क्या पढ़ते हैं, मेथिल। आपको बस कार्बन का नाम लिखना है, बालात में YL लगा देना है। जैसे ही अगर एक जो हाइड्रोकार्बन है उसके एक कार्बन हाइड्रोजन कम हो गया, तो बस उसे कार्बन का नाम लिखिए जो L नेम होता है, और लास्ट में YL लगा दीजिए, उसका नाम हो जाएगा। तो 4 डाई मेथिल, कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन हम लोग लिखते हैं पेंट। 5 कार्बन लिखते हैं पेंट। कार्बन का जो ऐसा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, तो N लगा दिया। ठीक है, C+OH इसके लिए क्या लगाते हैं, लास्ट में हम बताए ये OH एसिड। बस ये OH एसिड लगा देंगे यहाँ पर, OH एसिड, यानी ये आपको बन जाएगा 4 डाई मेथिल पेंटोनिक एसिड। ये आपका सूत्र बन जाएगा, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ये 1 नंबर कार्बन पे है, आप एक निशान चाहे दिखा सकते हैं, नहीं तो जरूरी है। और आपको दिखाना हो आप ऐसे एक लिख सकते हैं, ये पेंटोनिक एसिड यानी 1 नंबर कार्बन पे आता है। और बाकी जो 1 से अधिक नंबर पे आए, 2 में आए, 3 में आए, 4 में, उनका नंबरिंग आपको दिखाना जरूरी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और आईयूपीएसी मिल सकता है आपको 2 नंबर पेपर में पूछेगा, भले ये ना आए परंतु आईयूपीएसी जरूर पूछेगा, ये रूल है, हर बार पेपर पूछना जाता है। अब देखते हैं ये वाला अपना, इसका आईयूपीएसी क्या होगा। देखिए इसमें हमें उधर चलना है जहां क्रियात्मक समूह पास पड़े, जहां से क्या पड़े, क्रियात्मक समूह पास पड़े। मान लीजिए आपकी कोई फैमिली है, वहां पर आए कोई मेंबर, कोई गेस्ट आया, तो आप किधर से, अगर मान लीजिए आप नाश्ता देना शुरू करते हैं, तो आप उधर देना शुरू करेंगे जहां से मेहमान पास पड़े, तो हम उधर शुरू करेंगे जहां कोई अलग हो, यानी क्रियात्मक समूह हो। हमें पता है OH, यहाँ पर क्या है, क्रियात्मक समूह। OH को हम लोग और लगाते हैं, तो गिनती किस कार्बन से, इस कार्बन से स्टार्ट हो रही है जहां से ये जुड़ा होगा। ये हमारा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 कार्बन हो गए हमारे पास। ठीक है, जो साइड चेन ग्रुप में उन्हें पहले लिखा जाता है, जो साइड में उन्हें पहले लिखा जाता है। तो कौन है साइड में, Cl को हम क्या लिखते हैं, 2 नंबर पे है, 2 नंबर के लिए क्या लिखेंगे, इसकी पोजीशन लिख देंगे 2,
क्लोरो, क्लोरो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन के हम लोग यूज करते हैं ब्यूट। ठीक, कैसे बॉन्ड है? सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है हमें, तो N लगा दीजिए, N लगा दिया और OS समूह आया हमारे पास। OS मतलब क्या है? ऑल लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल, 2 क्लोरोब्यूटेनॉल, 2 क्लोरोब्यूटेनॉल, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। 2 नंबर फिक्स है आपको बोर्ड पेपर में, 2 नंबर का आईयूपीएसी जरूर पूछ रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण रोकने की 2 विधियां होती हैं। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण रोकने की 2 विधियां होती हैं। देखिए संक्षारण क्या होता है? जैसे कोई भी आपकी धातु की जो सामग्री बनी होती है, जो धातु का सामग्री बनी होती है, वो वायु की नमी में, आर्द्रता में और ये जो आपके एसिड अम्ल के द्वारा धीरे धीरे खराब होने लगती है। क्या होती है? उसकी ऊपरी परत धीरे धीरे क्षरित होने लगती है, यानी खराब होने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं लोग? संक्षारण। संक्षारण रोकने की विधि का प्रयोग की बात की जाए तो आप जो संक्षारण रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? आप वहां पर ग्रीस लगा दीजिए, जिसका भी संक्षारण रोकना है। आपको लोहे का दरवाजा उसका संक्षारण रोकना है, ग्रीस या तेल लगा दीजिए, ग्रीस या तेल लगा सकते हैं आप उसमें। ठीक, दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? उसे उसके ऊपर आपको किसी ऐसी धातु की परत चढ़ानी है, उसके ऊपर किसी ऐसी धातु की परत चढ़ाएं जो उससे ज्यादा क्रियाशील हो, किसी ऐसी धातु पर चढ़ाएं जो उससे ज्यादा क्रियाशील हो। पहले तो ग्रीस या तेल लगा के आप बता सकते हो संक्षारण से, या तो ऐसी धातु उसमें परत चढ़ा देना ऊपर से, यानी लेपन करना है कि जो उससे ज्यादा क्रियाशील हो। ठीक, ये हमारे संक्षारण को रोकने की 2 विधियां हो जाएंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया से ये क्या होता है हमारा? देखिए जैसे हमारे एक कार्बनिक यौगिक है, हमारी एक कार्बनिक यौगिक है मीथेन। मीथेन की अगर संरचना बनाई है ऐसी बनेगी, ये हमारा कार्बनिक यौगिक है। इसी साथ क्लोरीन हाइड्रोजन ग्रुप कोई हाइड्रोजन ग्रुप आया रिएक्शन करने के लिए, ये क्या करेगा? इसका एक हाइड्रोजन हटाकर खुद जुड़ जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन हटाकर ये खुद जुड़ जाएगा। जैसे ये क्या बनेगा आपका? ये यहाँ पर आपका Cl आ जाएगा और जो बचा से HCl। ये इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है? हमारी इस प्रकार की अभिक्रिया होती है कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कार्बनिक यौगिकों में यानी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटाकर कोई अन्य ग्रुप जुड़ जाता है। कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर कोई अन्य ग्रुप आ जाता है, तो क्या होता है? कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। जो उत्पाद है हमारे, इसका नाम बोलना चाहें हम लोग कि इसका हो जाएगा क्लोरोमीथेन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साबुन की सफाई प्रक्रिया। साबुन की सफाई प्रक्रिया, देखिए इसमें थ्योरी नहीं बता रहा है, हम लोग सिंपल बता रहे हैं, थ्योरी नहीं आपको समझाने के हिसाब से बस। आप लोग जानते हैं साबुन 2 भागों से मिलकर बना होता है, साबुन 2 भागों से मिलकर बना होता है। आप लोग साबुन पहले दिखाते हैं RCOONA, ये हमारा साबुन रत्न होता है। R मतलब हाइड्रोकार्बन, ये कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं हैं, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखलाएं हैं, इसमें कई हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। देखिए इसे जब ये टूटता है किसमें टूटता है? RCOO माइनस और प्लस Na में टूटता है। ये 2 भागों में होता है। इसका एक भाग जलवाही होता है और एक भाग आपका जल विरोधी होता है, यानी एक भाग जल स्नेही होगा और एक भाग जल विरोधी होगा। तो जो जल स्नेही भाग है वो जल से जाकर मिल जाता है, जो जल स्नेही भाग है वो आपका जल से जाकर मिल जाता है। और जो जल विरोधी भाग है, आपके कपड़ों में मैल की प्रकृति कैसी होती है? तैलीय प्रकृति होती है। तो जो जल विरोधी भाग है वो जल में जाकर उस मैल में जाता है। क्या होता है? उस मैल में जाता है। जैसे ही आप कपड़े को निचोड़ते हैं या फिर पछाड़ते हैं उसे, तो क्या होता है? उसका मैल जो होता है ये हाइड्रोकार्बन के साथ साथ वो मैल को भी खींच लाता है, और जैसे ही मैल आ गया आपको बाहर, तो आपका साबुन की सफाई प्रक्रिया हो जाएगी, यानी आपके कपड़े साफ हो जाएंगे। आप ऐसे आपके कपड़े साफ होते हैं। ये आपकी होती है, आप बाकी थ्योरी लिख सकते हैं, आपको थ्योरी लिखाई गई होगी, आप वो लिख सकते हैं, ये समझाने की बात होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? अगर तत्वों को, या फिर आप बोलिए समान क्रियात्मक समूह वाले तत्वों को 14 के परमाणु भार से, 14 के अणु भार या परमाणु भार से बढ़ते या घटते हुए क्रम में रखने पर
समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को 14 के अनुभाग से बढ़ते या घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। और जो यौगिक होते हैं एक दूसरे के समजात कहलाते हैं, एक दूसरे के समजात कहलाते हैं। देखिए अगर एग्जांपल देखना चाहे तो एग्जांपल देख ले रहे हैं इसी का। मान लीजिए हमारा CH4 बना, हमारा एक CH4 बना, इसका अनुपात निकाल ले रहे हैं। कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और 1 4 प्लस 1 into 4, ये हमारा हो जाएगा टोटल आपका 12 प्लस 4 यानी 16। ठीक है, अब अगला देखते हैं। मीथेन तो आपको पता है कौन आता है, एथेन C2H6, C2H6 इसका निकाल दिया होगा, क्या हो जाएगा। कार्बन का 12, 2 कार्बन है इसलिए 2 दिखा दिया। एक हाइड्रोजन का 1, 6 हाइड्रोजन 6 दिखा दिया। 12 दूनी 24 प्लस 6, 24 6 30। अब देखिए 30 से 16 घटा दीजिए, 30 से आप 16 घटा दीजिए, कितने का अंतर आया, 14 का। वही तो बात बोल रहे थे, परिभाषा क्या बोलते हैं, 14 के अनुभाग से घटते या बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे समजातीय श्रेणी बोलते हैं। ये आपको या क्रियात्मक समूह समान, आप यहाँ पर मान लीजिए आपका OH भी हो सकता है, CH3 OH C2H5 OH, आप ऐसे भी नक्की करेंगे तो आपको इतने का ही अनुपात मिलेगा। परंतु आपने जो पहले में क्रियात्मक समूह यूज किया वही लास्ट में भी करना पड़ेगा। यानी समान क्रियात्मक समूह को यदि 14 के अनुपात से घटते हुए या बढ़ते हुए समूह में रखते हुए एक श्रेणी बनाए तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है, समजातीय श्रेणी। ठीक है, ऐसी श्रेणी हमारी क्या कहलाती है, समजातीय श्रेणी। अब इसके बाद कुछ अथवा वाले रिएक्शन वाले क्वेश्चन हैं, उन्हें आपको अगले वीडियो में देखने मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको रिएक्शन वाले क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखने मिल जाएगा।